नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। यकीन मानिए, पिछले हफ्ते जो हुआ है संसद के विशेष सत्र में, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज हुई। आप सोचिए, कोई चीज जो कि करीब 25-27 साल से जिसके बारे में चर्चा ही होती जा रही है, एक समन्वय नहीं बन पा रहा है। राजनीतिक रूप से कहते हर कोई हैं कि हाँ हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ मजबूरियां गिना देते हैं। महिला आरक्षण बिल वो अब दोनों सदनों में पास हो गया। ये बिल आ भी जाएगा। अच्छा, इस पर एक चर्चा ये चल रही है कि ये कैसा बिल है जिसमें महिलाओं को सम्मान और आरक्षण दोनों 2029 से पहले मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद ये होगी। ये अभी क्यों नहीं हो? ये तो एक आर्गुमेंट हो गया, लेकिन फिर भी सब लोगों ने एक साथ इसको पास किया। जो दूसरी बात है वो हमारे यहाँ पर आज मुकाबला जो हम कर रहे हैं उसमें चर्चा का विषय है, और वो है साझे विपक्ष की तरफ से एक आवाज कि इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं। आपने SC ST के लिए आपने तो इस आरक्षण में जगह निकाली है, ओबीसी की महिलाओं के लिए क्यों नहीं? और उसके लिए आपको कास्ट सेंसस करना पड़ेगा। तो अपनी कास्ट सेंसस की मांग पर, जातीय जनगणना की मांग पर विपक्ष एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी अपना जवाब दे रही है। तो ये ऐतिहासिक बिल तो आ गया, लेकिन ओबीसी पर किसका नैरेटिव किस पर भारी पड़ेगा? और आज मुकाबला में जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो है ओबीसी पर किसका सिक्का चलेगा 2024 में। मैं स्वागत करना चाहता हूं यहां पर स्टूडियो में हमारे मेहमानों का। चारू प्रज्ञा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका बहुत बहुत स्वागत। रितु चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रीति पांडे जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और अदिति फडणवीस जी, बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो के फॉर्मेट में हम सारे वक्ताओं को 1 मिनट का समय देते हैं ताकि वो अपने शुरुआती वक्तव्य रख सकें, अपनी बात कह सकें। तो चारू जी, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका समय अब शुरू होता है। सभी को मेरा नमस्ते और मेरे देशवासियों को मुबारकबाद। 3 दशकों से जो लड़ाई महिलाएं लड़ रही थी एक डिसीजन मेकिंग टेबल पर जगह पाने के लिए, उस लड़ाई को कल हमने समाप्त किया और कंसेंसस के साथ इस बिल को पास किया गया। कंप्लीट कंसेंसस। जो मुस्कुराहट हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सर के चेहरे पर थी जब उन्होंने कहा ने 0, उसे देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि ऐसा कॉज है जो सारी राजनीतिक पार्टियों को यूनाइट कर सकता है, और यही हुआ। पिछले 2 दिनों में हमने यही होता हुआ देखा। मैंने ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स अभी भी चल रहे हैं, तू मैं अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने एक सामाजिक यज्ञ की शुरुआत करी जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस यज्ञ की शुरुआत करी। सबने इसमें अपनी आहुति डाली। आहुति डालने के बाद अब वो तू मैं चाहे करते रहें, चाहे वो अमेंडमेंट्स की मांग करें, वो दूसरी बात है। लेकिन आज ये केवल मेरे देश के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में भी इस तरीके का कोटा सिस्टम नहीं है। हाँ जी, रितु जी। देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक बदलाव होता अगर सरकार की नीयत साफ होती, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं थी इस बिल को लाने में, और चुनावी प्रोपेगेंडा के तौर पे इस बिल को यूज़ किया गया। आपको जब आप खुद कह रहे हैं कि ये तो अभी बहुत टाइम है इसे एक्टिवेट होने में, तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत नहीं थी अभी करने की। आपको पहले जनगणना करानी चाहिए थी, डिलिमिटेशन कराना चाहिए था, उसके बाद आपको बिल लाना चाहिए था। लेकिन ये एक जो चुनावी जो है वो पैतरा फेंका गया, और उसमें जो है मैं ये मानती हूँ कि देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनको मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया। ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये जो हुआ है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भाजपा पहले भी करती आई है, और ये भाजपा ने आज साबित कर दिया कि ये कुछ ना हो गई, केवल जुमला पार्टी रह गई है, और ये भी एक बड़ा जुमला साबित हुआ है। अच्छा जी, प्रीति पांडे जी। संकेत जी, सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई, क्योंकि ये सच में बहुत हिस्टोरिकल एक बिल पास हुआ है। जब कोई 27 साल कहता है, तो मैं, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ सोशल वर्कर के तौर पे भी हम समाज में काम करते हैं, महिलाएं इस देश की आधी आबादी हैं, तो मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकल चश्मे के साथ साथ सोशल चश्मे से भी देखना बहुत ज़रूरी है। जब हम 27 साल कहते हैं तो आज़ादी को तो 75 साल हो गए, 75 साल एक्चुअली लग गए इस बिल को लाने में,
27 साल से इस पे चर्चा होती रही है, कभी लोकसभा में पास होता है, कभी राज्यसभा में पास होता है, कभी दोनों में नहीं पास होता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। क्योंकि क्रेडिट का जो मामला था वो महिलाओं की सुरक्षा से ज़्यादा, महिलाओं के अधिकार से ज़्यादा क्रेडिट वाला मामला सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज जो ये बिल पास हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री ने बिल पास किया है, इसकी सबको तारीफ करनी चाहिए। और एक चीज़ और कहूँगी, जब तक महिलाएं जो संसद में हैं, विधानसभा में, अगर वो एकजुट होके, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो, किसी वो एसटी, एससी, ओबीसी जनरल हो, जब तक महिलाएं स्वयं खुद आके आगे अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगी, तब तक राजनेता तो लड़ते रहेंगे। क्योंकि जो अभी राज्यसभा में, विधानसभा में और लोकसभा में महिलाएं हैं, जब वो बोलना शुरू करती हैं तो आपको पता है कि संसद का क्या हाल होता है। तो 33% महिलाएं जब बोलेंगी और महिलाओं के अधिकार की वहां बात करेंगी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक पिक्चर वर्ल्ड को जाएगा। जी बिल्कुल। आदित्य, हमारे देश में समाज और जाति और समाज में जो विभाजन है वो सर्वविदित है, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। जाति एक है हमारे देश में, एक समस्या है, या उसको आप कह लें एक वास्तविकता है। अगर उसे हमें मद्देनज़र रखना है तो मेरे ख्याल से ये जो गुहार उठी है कि ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए, ये पूरी तरह से तर्कसंगत है। और लेकिन समस्या ये है कि हालांकि ये समय तो दे दिया है आपने जनगणना का भी और परिसीमन का भी, लेकिन जातिगत अगर जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोग कौन सी जाति के हमारे देश में रहते हैं। तो एक तरह से आप एक वास्तविकता है उसको नकार रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। अगर हमें मानना है कि हमारा देश जातिगत गुटों में बटा हुआ है और उनको साथ लेके चलना है, तो मेरे ख्याल से ये भी मानना पड़ेगा कि ओबीसी रिजर्वेशन की ज़रूरत है और होनी चाहिए। जी बिल्कुल। चारू जी, मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना था कि ये बिल अभी क्रियान्वयन बाद में, इस तरीके का बिल जो इस प्रारूप में आया, अभी ऋतु जी भी इसकी तरफ इशारा कर रही थी कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, 2027 या 29 तक क्यों महिलाएं इंतजार करें। एक बात तो ये। दूसरी चीज, इसके पीछे कुछ विश्लेषकों का ये मानना है मकसद था 2024 से पहले ये जो इंडिया गुट है, अलायंस है, इसमें लोगों के मतभेद सामने आए महिला आरक्षण बिल को लेकर के। अब अगर ये कारण था तो ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है उसने ओबीसी पर वो एकजुट हो गए। आप देखिए, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ है, लेकिन ये ओबीसी वाली मांग पर सब लोग एक साथ आ गए, तो वो विभाजन नहीं हुआ, न मनभेद हुआ न मतभेद। हमारे देश में एक डीलिमिटेशन कमीशन है, वो एक बॉडी है जो निर्णय लेगी इस हिसाब से कि जब डीलिमिटेशन होगा कितनी सीटें हमें महिलाओं के लिए रिजर्व करनी होगी। जब ये जल्दबाजी की बात विपक्ष करता है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप चाहते हैं कि सरकार चूज करे कौन सी सीट रिजर्व करी जाए? और दूसरी बात ऐसी है कि जब आज ओबीसी का मुद्दा उठाया गया, 2010 में जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ था, सोनिया जी ने एक इंटरव्यू दिया था और सोनिया जी ने एक बात कही थी कि कोई आपको रोक नहीं रहा है ओबीसी महिलाओं को टिकट देने से। लेकिन क्या आज हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में, क्या आज हमारी इलेक्शन की प्रक्रिया में रिजर्वेशन है ओबीसी को लेकर? आज तो नहीं है। देखिए, ओबीसी के लिए जो लड़ाई है वो एक अलग लड़ाई है, वो एक अलग फ्रंट है। आप उसको अलग खोलिए और अलग लड़िए। आप उसको महिलाओं की लड़ाई में मिलाकर इसको और धीमा मत करिए। बहुत लंबा समय लगा है हमें यहाँ तक आने में। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ऋतु जी इस पर आपका जवाब लेंगे कि राजनीतिक रूप से, खासतौर से ये ओबीसी का मुद्दा, और हम ये इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नैरेटिव सेटिंग अब इसी चीज पर हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसी चीज पर हो रही हैं, अमित शाह इसी चीज पर जवाब दे रहे हैं, राहुल गांधी इसी चीज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसका नैरेटिव या किसका सिक्का चलेगा 2024 में ओबीसी मत को लेकर के? मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं इस भाग में सोशल एक्टिविस्ट जगमती सांगवान जी का भी स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर जगमती जी अभी प्रथम भाग जो था मुकाबला का, उसमें चर्चा हो रही थी महिला आरक्षण बिल
जिसको लेकर के बहुत समय तक चर्चा होती रही, लेकिन अब वो पास हो गया है। तो ये एक सही दिशा में एक कदम तो जरूर है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो भयंकर ऐतिहासिक। लेकिन इसके अलावा यहां पर चर्चा में एक बात यह भी हो रही है कि ओबीसी महिलाओं को भी यहां पर कुछ आरक्षण का प्रावधान हो, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व हो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके इस पर क्या विचार है? देखिए, जो पिछड़े वर्ग से हमारी बहनें हैं वो संसद की डिसीजन मेकिंग बॉडीज में आए, सभी को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है और पिछड़े वर्गों का हॉरिजॉन्टल जब तक वो प्रावधान नहीं है उसके अंदर रिजर्वेशन का, तो उनको शामिल करना इस तरह से मुश्किल है इस मुकाम के ऊपर। पहले वो करना पड़ेगा, और वो करने के लिए सरकार की अगर नीयत साफ होती तो किया जा सकता था ये सारा काम। इधर से अगर महिला आरक्षण बिल का ही देखें कि जिसको कह रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक घटनाक्रम है, लेकिन क्या घटनाक्रम है? 27 साल से जो महिलाओं ने संघर्ष किया है, अभी उनको यही बताया गया है कि 6 साल तो और करती रहो ये संघर्ष, क्योंकि 2024 में जो होने वाला है चुनाव, अगर उस प्रक्रिया में असल में सम्मिलित की जाती महिलाएं तो कुछ बात थी। अब 6 साल बाद किसको पता, किसका पता? भाई मोदी साहब का नहीं पता, हमारा नहीं पता किसी को। ये सब जो है ये नहीं, देखिए उस लिहाज से देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो ये ऐसी हवा में बात नहीं हुई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको आपने एक कानूनी प्रावधान बनाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2 शर्तें उसमें लगी हुई हैं, जैसे वो कंडीशंस अप्लाई का, शर्तें लागू का सितारा होता है, वो है। हाँ, और वो 2 है, और वो 2 हट भी सकती थी। हाँ, अभी भी हो सकता था। हाँ, वो अभी वो आपकी बात सही है, किया जाना चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि असल में सरकार की इंटेंशन अगर विमेन एम्पावरमेंट की है, तो विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंश्योर करने का है, तो अभी भी वो जो क्लॉज है उसको हटाया जाना चाहिए, जो सेंसस और डिलिमिटेशन का जो लगाया हुआ है। और अगर इंटेंशन यही है कि भाई हाँ मोदी जी ने पास कर दिया तो पास तो हो गया भाई, लेकिन हो गया ऐसे हमारे हरियाणा में कहते हैं, जैसे बच्चा दादा से मिठाई मांग रहा था, दादा ने एक पर्ची पे मिठाई लिख के उसको पकड़ा दिया, ले मिठाई। तो ऐसे ही दिया गया है ये। अभी तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो तो ये कह रहे हैं 2029 तक भी नहीं, 2039 तक का मामला इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये झांसा है एक तरह से और बिट्रेयल है एक मुझे तरह का। प्रीति जी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप कैसे जवाब देंगे? मैं देखिए एनालिस्ट के साथ मैंने सामाजिक कार्यकर्ता आप भी हैं। बिल्कुल, मैं एक चीज कहती हूँ, जब पहली बार ये बिल आया हम बहुत खुश हुए। जब 2029 की बात हुई तो उसमें पहले पढ़ना पड़ा कि 2029 में एक्चुअली तो ऐसा नहीं कि मोदी जी महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। तब सच बात यह है कि डिलिमिटेशन के और जनगणना के बगैर कितनी विधानसभा और लोकसभा सीटें जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाएंगी, ये बिना सेंसस के और बिना डिलिमिटेशन के पॉसिबल नहीं है। और एक चीज और मैं पूरी बात बोल दूं अपनी, और 2021 से जो पिछला 2-3 साल का समय कोविड का गया है, उसमें जनगणना प्रायोरिटी नहीं थी किसी भी देश की, भारत की भी नहीं रही होगी। G20 के चौधरी बने बैठे हैं, G20 के चौधरी, मेरी बात, G20 के सभी कंट्रीज ने लिया। G20 में तो भारत विश्व पटल पे अपना भारत का तिरंगा लहरा रहा है, सभी देशों ने कर दिया, भारत ने क्यों नहीं किया? G20 में भारत का तिरंगा, भारत माता का तिरंगा विश्व में लहरा रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। G20 की बात की तो मैं बता रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब हम लोगों को भी इस बात की खुशी हो कि चलो वुमेन रिजर्वेशन बिल 70 सालों में किसी भी पार्टी ने, मैं एक चीज और संकेत जी बोल रही हूँ क्योंकि हम ना बीजेपी से आते हैं ना कांग्रेस से आते हैं, यही बिल अगर मनमोहन सिंह भी लेके आते, मनमोहन सिंह जी के लाने पे भी मुझे उतनी ही खुशी होती जितनी आज के प्रेजेंट प्रधानमंत्री पे। मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं, मैडम ने मुझे बोलने नहीं दिया, प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो जाए। मुझे खुशी इस बात की, मुझे प्लीज बोलने दें। मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री जी ने जितनी बातें कही हैं, एक के बाद टिक करते जा रहे हैं। आपको अच्छी लग रही हो चाहे बुरी लग रही है, आप लोग तो अनुच्छेद 370 का भी विरोध करते हैं, राम मंदिर को भी काल्पनिक बताते हैं, और बिना डिलिमिटेशन। संकेत जी मेरी बात कंप्लीट हो जाए, मुझे 1 मिनट 30 सेकंड में बात कंप्लीट करूं। मैं और लोगों पे वापस आ जाऊंगा। ऋतु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आदित्य फडणवीस फिर आपके पास। ऋतु जी देखिए, यहां पर मैं वापस खींच के सब लोगों को लाऊंगा ओबीसी वाले मुद्दे पर, क्योंकि उस पर मुझे ऐसे लगता है कि अमित शाह को यह जरूरत महसूस हुई, क्यों आदित्य जी,
कि जब ये सवाल उठा संसद में विपक्ष की ओर से, समूचे विपक्ष की ओर से, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बताया मेरे 27 कबीना मंत्री जो हैं वो ओबीसी समाज के हैं। राहुल गांधी फिर बोल पड़े कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में 3 ही ब्यूरोक्रेट्स हैं ओबीसी समुदाय से। मेरा ये कहना है कि 2024 में ये जो नैरेटिव सेटिंग है ये किसके पक्ष में आपको जाती हुई दिख रही है? अब जाहिर सी बात है आप तो कांग्रेस बोलेंगी, लेकिन एक अगर आपको एक निष्पक्ष विश्लेषण करना हो तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझ में नहीं आता है कि भाजपा को ओबीसी समाज से या दलित समाज से, पिछड़े समाज से, ट्राइबल समाज से दिक्कत क्या है। ये आज तक हमारी समझ में नहीं आया, कांग्रेस की समझ में नहीं आया है कि जैसे ही ओबीसी का नाम लो ऐसे ही उछलने लगते हैं पार्लियामेंट में, दलित का नाम लो उछलने लगते हैं, ट्राइबल का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। महामहिम राष्ट्रपति का देख ही रहे हैं आप कि उद्घाटन हो जाता है, उनको बुलाया नहीं जाता है। नई संसद में प्रवेश कर रहे कस्टोडियन है वो पार्लियामेंट की, उनको बुलाया नहीं जाता है। दूसरी बात है कि ओबीसी की जहां तक बात रही है, जो देश की एक बड़ी जनसंख्या जो है वो ओबीसी है। आपको यूपी में ओबीसी जिता के लाता है 2 बार। आपको देश में अगर आपको सत्ता चाहिए तो आपको ओबीसी के बिना आप पॉसिबल नहीं है। जब आप सब चीज में ओबीसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता प्राप्ति में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हर चीज में, आपने अभी राहुल जी के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जो है ओबीसी समाज का अपमान किया, उसके लिए तमाम तरह का इन्होंने एक वो सेट किया और काफी समय तक वो चलता भी रहा, जो है जिसके पीछे बहुत जरूरी मुद्दे भी छूट गए। वहां पर आपने कहा कि राहुल जी ने ओबीसी समाज का अपमान कर दिया, मोदी बोल दिया, तब आपको ओबीसी दिख रहा था, ओबीसी समाज का अपमान दिख रहा था। ओबीसी समाज का जो है आप हक छीन रहे हैं, हक नहीं दे रहे हैं उन्हें। अब ओबीसी समाज का अपमान नहीं हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है। अदिति फडणवीस जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब यह मामला तो बीजेपी भी जनता के सामने लेकर के जाएगी, वहीं कांग्रेस और पूरा विपक्ष भी ओबीसी वाला मुद्दा भी जनता के बीच में लेकर के जा रहा है। अगर हम लोक नीति CSDS का एक सर्वे देखें तो उसमें ओबीसीज ने किसको कितने % वोट दिया, वो सर्वे एक अनुमान लगाता है कि पिछले चुनाव में 2019 में 44% ओबीसी के वोट बीजेपी और एनडीए को गए थे। करेक्ट। 2014 और 2019 में जो आपका कांग्रेस या यूपीए गठबंधन था उसको 15% ही मिला। तो आपको लगता है ये एक वो प्रयास है विपक्ष की ओर से कि ओबीसी समुदाय जो कि एक वोट स्विंग कर सकता है, इतने डिसाइसिवली बीजेपी को जिता सकता है, वो विपक्ष को भी कंसिडर करे? मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब खास तौर से ओबीसी महिलाओं के लिए देना बहुत मुश्किल होगा और पूरे समाज की महिलाओं के लिए तो देना और भी मुश्किल होगा। क्या मैं चाहूंगी कि मेरी सीट, और मैं ओबीसी समाज से नहीं हूं, क्या मेरी सीट एक ओबीसी महिला को दी जाए? क्योंकि 33% तो 33% ही है, उसी में से। अदिति जी, ये आर्गुमेंट तो फिर वो 33% के लिए भी हो सकता है कि क्या मेरी सीट किसी महिला को ही दी जाए। सवाल ये है कि अगर आप आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं और इसमें सिक्का किसका चलेगा उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सवाल एक लाजमी सवाल है ना। और फिर एक और सवाल है जो इससे आगे है कि ये जो परिसीमन और जनगणना पूरी प्रक्रिया चलेगी, इसमें महिलाओं ने तो नहीं कहा है कि हमें पहले ओबीसी चाहिए, फिर उससे पहले जनगणना चाहिए, उससे ये तो जो पुरुष प्रधान इस समय पार्लियामेंट है, संसद है, उसने ये निर्णय किया है। तो पुरुषों के हाथ में लगाम अब भी है, ये बरकरार है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। मैं चारू जी वापस आपके पास आना चाहता हूँ और इसी चीज को जरा आगे ले जाते हैं। ये वाले पॉइंट पर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये जो ओबीसी को लेकर के नैरेटिव है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इसको, जैसे हमने देखा है विपक्ष और सरकार के बीच में ना, ये नहला ये दहला, ये नहला ये दहला। आप महिला आरक्षण बिल लेकर के आएंगे, हम ओबीसी पर एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है, ये गेम चल रहा है 2024 से पहले। आप कास्ट सेंसस अनाउंस कर दीजिए, मतलब वो जो जनगणना होती है वो अनाउंस कर दीजिए और उसके साथ आप ये बोल दीजिए कि इसमें कास्ट सेंसस भी होगा, आर्गुमेंट ही खत्म हो जाएगा। आपको लगता है सरकार को ये करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आप बोल रहे हैं ना, नहले पे दहला, जो ये लगातार चलता रहता है, हमारे देश की जनता तो इसके ऊपर है और देश की जनता बहुत समझदार है। उनको ये मालूम है क्या सही है, क्या उनके लिए गलत है, उन्हें किस मुद्दे पर किसका साथ देना है। तो जो भी विपक्षी पार्टी ये समझती है या
जो भी ये समझता है, जो भी नेता ये समझता है कि आप जनता के आंख में धूल झोंक सकते हैं, वो हो नहीं सकता। जो अब बार बार ये कह रहे हैं कि 24 में तो ये नहीं हो रहा, तो क्या ये मिठाई कागज पे लिखी हुई बात है? तो भाई हमारे गृह मंत्री जी ने तो पार्लियामेंट में कभी भी कहा ही नहीं ना कि ये 24 में लागू होगा। उन्होंने स्पष्ट ये कहा आप इसे आज पास करा दीजिए और 29 में ये लागू होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी ने ये कमाया है इस देश में कि जब वो किसी चीज की गारंटी लेते हैं, जब वो कोई बात बोलते हैं, जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। जनता और एक बात मैं आगे लेके जाऊंगी, ओबीसी के मुद्दे को आगे लेके जाऊंगी। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने क्योंकि ये बात बोली, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर तो ये बिल पास कराने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो हो जाने देते आप कास्ट सेंसस माफ कीजिएगा, हो जाने देते आप परिसीमन, और उसके बाद आप ये ले आते कि चलिए अब करें। ये जो 2 कंडीशन लगा करके अभी बिल पास किया, इसका अर्थ क्या है? कंडीशन का तो मैंने क्या चेंज होता है ग्राउंड पे अभी? जी मैं बताती हूँ क्या चेंज होता है ग्राउंड पे। पहली बात तो ये बिल को तब लाया गया है जब हमको ये पता था ये कंसेंसस के साथ पास होगा, ये कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं थी। जो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आता हो, जिस देश की महामहिम खुद एक ट्राइबल महिला हो, एक आदिवासी महिला हो, वो उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? भाई आप अपना कैंडिडेट भूल गए क्या? जब राष्ट्रपति जी का चुनाव था तब आपने यशवंत सिन्हा जी को फील्ड किया था, क्या क्या बातें कही गई थी हमारी राष्ट्रपति के बारे में। तो अब यहां पर बैठकर दोगुली बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये मानती हूं आज इस देश की एक विक्ट्री हुई है, एक ये बहुत बड़ा कदम है कि लिप सर्विस अलग बात है, ग्राउंड पे रिजल्ट, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास होना, ये बहुत बड़ी और कॉन्क्रीट बात है। आप इसको हल्के में मत लीजिए क्योंकि कोई और नहीं करवा पाया। एक चीज अदिति जी जो इनकी बात में निकली वो ये थी कि अभी क्योंकि इस तरीके का बहुमत था, अभी सरकार था, तो हमने करा लिया। 2024 तो से इसका करवा मतलब ये है देते कि ना। आगे पता नहीं हो या ना हो, कोई किसी के बीच में नहीं साल बोलेगा। से लड़ रही है ना, जो उनसे पूछ के देखो, यहाँ पे बैठ के बात करना बहुत आसान है। नीचे के स्तर पे मतलब 27 साल के बाद फिर आपको यही झुंझुना पकड़ाया जाए कि 6 साल और करते रहो यही काम जो है। और इसका नोमेनक्लेचर देखिए आप, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक लीगल फ्रेमवर्क, उसकी भाषा होती है नारी शक्ति वंदन। वंदन व्हाट डू यू मीन? क्या होता है भाई? हमारा जो नारा है, हमारा नारा ये रहा हमेशा जब से ये महिला आरक्षण का सवाल उठा है, महिलाएं जब आगे आए लोकतंत्र तब जीवन पाए। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है। ये उन एस्पिरेशंस को जो आज तक डिप्राइव की गई हैं अपने पूर्वाग्रहों की वजह से, अपने शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से, उनको एक्सप्रेशन देना पूरे देश की जिम्मेवारी है। ये कोई नारी वंदन का सवाल नहीं है। जहां पे वंदन करने की बात आती है, बृजभूषण संदीप सिंह उनके कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए हैं। आप वंदन उन रेसलर्स को करना चाहिए था जिन्होंने ओलंपिक के मेडल जीते हैं। यहाँ पे आज के दिन ये बिल्कुल साफ लग रहा है सरकार की जो इंटेंशन है वो मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो किया गया है, यहाँ पे संसद का जिस दिन उद्घाटन था उस दिन देश की ओलंपियंस को जिस तरह से जंतर मंतर पे घसीटा गया, इवन हमारे जैसे लोगों को भी उठा के थानों में डाला गया। और उसके बाद जो महंगाई और बेरोजगारी पे लोग, महिलाओं के अंदर जो आग लगी हुई है जिस तरह से, इन सब को ढकने के लिए एक ये प्रयास किया गया है। अगर इसमें असल में महिलाओं को आरक्षण देके और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी थी, उनको मुख्य धारा का हिस्सा, मुख्य धारा का हिस्सा बनाना था। तो ये 2 शर्तें तो लगानी ही नहीं थी। एक विमर्श संकेत लोकतंत्र के अंदर किसी भी चीज को करने का आप छुपा किस लिए रहे हैं? क्यों छुपाया आपने? पार्लियामेंटेरियन से छुपा रहे हैं, चोर है आपके मन में। कुछ कहना चाहती हैं और उसके बाद फिर लास्ट। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, तो उम्मीद करती हूँ मेरे बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। जब देश में रिजर्वेशन आया तो क्या 100 साल के लिए आया था? 10 साल के लिए आया था? हर 10 साल में उसको बढ़ाया जाता है। मैं ये कह रही हूँ कि देश में एक ऐसा बिल आया जिसमें अगर आज ओबीसी को लेके कोई बहस है, मैं कह रही हूँ ऑपोजिशन में कोई बहस कर रहा है या किसी तरह की प्रॉब्लम अगर ओबीसी वर्ग को लेके है, तो इसमें आज नहीं कल अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं? पहला सवाल
क्या रिजर्वेशन जब मिला था SC SC को उस समय क्यों नहीं याद आया कि अरे 70 साल हो गया, जब रिजर्वेशन आया तो 10 साल बाद कहते थे कि नहीं नहीं OBC को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। जब 70 साल इस देश में सरकार चली तो क्यों नहीं याद आया किसी को OBC रिजर्वेशन के बारे में? क्यों लोकसभा में, विधानसभा में SC SC को आप रिजर्वेशन देते रहे, लेकिन आप मेरी पूरी बात 9.5 साल आपके कहने वाले बोल रहे हैं 9.5 साल बाद आपको क्यों याद आया? मैं बता रही हूँ क्योंकि 9.5 साल तक तो राम मंदिर बना, जो अनुच्छेद 370 हटा, ट्रिपल तलाक हटा, वो सारे हटे जिनको इन्होंने पार्लियामेंट में हटा दिए थे। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से रिजर्वेशन हर 10 साल में बढ़ाया जाता है, तो हर 10 साल में देखा जाता है कि रिजर्वेशन की जरूरत है नहीं, महिला आरक्षण बिल को में भी अमेंडमेंट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग 70 सालों तक OBC की तरफ झांक नहीं रहे थे, अचानक से OBC की बात करने लगते हैं तो बड़ी शर्म की बात है। तीसरी चीज, जब ST SC का प्रतिनिधित्व चाहे 15%, 7.5% जो उनको दिया गया है, किसी भी वर्ग का जब रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है संकेत जी, तो ये देखा जाता है कि समाज में, देश में उनकी क्या स्थिति है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ST SC की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो इसलिए बनाई गई क्योंकि वो शोषित थे, वंचित थे। अगर OBC में भी ये चीज लगती है तो OBC में भी बढ़ाइए, क्या दिक्कत है? देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अच्छा बिल लेके आए, सिर्फ उस प्रक्रिया को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए। 70 साल में कर लेते ना, प्रक्रिया तो किसी ने रोकी नहीं, किया नहीं भाई। आप तारीफ भी नहीं कर पाते ना, आप तारीफ भी नहीं कर पाते। जिनको OBC 70 साल में नहीं याद आया, अब OBC कर रहे हैं। और आदित्य फडणवीस, आपका आखिरी समय, क्योंकि एकदम वक्त खत्म हो चुका है, आखिरी समय मतलब डिबेट में। तो ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ पहले चारू जी से कि जो इतनी बड़ी बड़ी बात जो पार्लियामेंट में कर रहे हैं और ये यहाँ भी कर रही हैं कि हमारी तो बहुत ये बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा है। पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ वो कदम है का, वो है का, वो बिल आएगा कहाँ, क्या है, इनको कुछ पता है? तारीख वारीख कुछ दी है मोदी जी ने कि कब देंगे, कब होगा, कुछ ऐसा कुछ है? केवल और केवल जुमला मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर औरतों के इतने ही बड़े हितैषी और मसीहा बन के निकले हैं, जिसका वंदन कर रहे हैं नारी का, तो अपने ही संगठन में कितना रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को, ये बता दें। दूसरी बात ये है कि अपना भाजपा की, लेकिन कांग्रेस ने भी नहीं दिया है। नहीं, हम दे रहे हैं, हम 33% जो है संगठन में आरक्षण दे रहे हैं। हमने यूपी में इस चीज का प्रूफ दे चुके हैं। तो नारी वंदन करने वाले भाजपा की एक भी अध्यक्ष जो है वो महिला नहीं रही कभी, RSS की एक भी अध्यक्ष जो है महिला नहीं रही कभी। तो ये नारी वंदन नहीं है, ये नारी के रुंदन करने वाले लोग हैं, ये नारी को रुलाने वाले लोग हैं। उसी संसद में, उसी पार्लियामेंट में वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनके ऊपर वक्त खत्म हो चला है। जगमती जी, समय खत्म हो गया। और रीजन पे मैं एक बात बस कहना चाहती हूं, मुझे आदित्य जी के पास जाना पड़ेगा, वक्त क्योंकि एकदम खत्म हो गया। जी आदित्य जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, समाज की संरचना हो रही है, उसमें कई लोगों की सत्ता पर भागीदारी चली जाएगी, नए लोग आएंगे उनकी जगह लेने के लिए। जो भी हम इस समय बात कर रहे हैं वो एक तरह से उस चीज़ का द्योतक है, हमें बताता है कि कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश में होने जा रहा है, और ये एक चुनौती है और हम सब तैयार हैं उस चुनौती से जूझने के लिए। एक बात जो इसका रीजन और ऑब्जेक्टिव जो रखे गए हैं, उसके अंदर जो रखा गया कि हमने उज्ज्वला का किया है, ये किया वो किया, उसकी बजाय मुझे ये लगता है कि ये वुमेन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का सवाल है और उनकी जो हिस्ट्री है कि जिन मुकाम से गुजर के आई हैं ये महिलाएं, और इंटरनेशनली और नेशनली आज किस सीन के अंदर ये रिजर्वेशन लाया जा रहा है, वो पूरी प्रस्तावना उसके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि ये किसी एक पार्टी का या किसी एक सरकार का वो नहीं है, ये संवैधानिक संशोधन है। तो वहां पे उनको आईना देखना चाहिए कि महिलाओं के साथ सलूक क्या किया गया है राजनीतिक क्षेत्र में इस देश के अंदर। जी बिल्कुल, चारू जी। देखिए, जो सरकार जमीन से सबको एम्पावर करके साथ लेके चलने का काम करती है, चाहे वो किसी भी सामाजिक दल से आते हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बच्चे हो, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड लोकेशंस हो, उस सरकार को इस बात का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और आपको जो लड़ाई लड़नी है, आप अलग एक बिल लाइए, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करिए, अपना बिल लाइए। ऐसा है, ये ओबीसी को लेकर के जो नैरेटिव है, ये जमीन पर किस तरीके से उतरेगा, ये देखते बनेगा। महिला अधिकार की बात हो रही है तो ये बता दें, हमारी जो प्रोड्यूसर हैं वो भी एक महिला हैं और वो बहुत गुस्सा रही हैं कि हम समय पर नहीं चल रहे और हम समय से आगे बढ़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी रहेगा।
हम ये मांग करते हैं कि असल में सरकार की इंटेंशन अगर विमेन एम्पावरमेंट की है, तो अभी विमेन कर का दे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंश्योर करने का है, तो अभी भी वो जो क्लॉज है उसको हटाया जाना चाहिए जो सेंसस और डिलिमिटेशन का जो लगाया हुआ है। और अगर इंटेंशन यही है कि भाई हाँ मोदी जी ने पास कर दिया तो पास तो हो गया भाई, लेकिन हो गया ऐसे हमारे हरियाणा में कहते हैं जैसे बच्चा दादा से मिठाई मांग रहा था, दादा ने एक पर्ची पे मिठाई लिख के उसको पकड़ा दिया, ले मिठाई। तो ऐसे ही दिया गया है ये। अभी तो जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो तो ये कह रहे 2029 तक भी नहीं, 2039 तक का मामला इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये झांसा है एक तरह से और बिट्रेयल है जी, एक मुझे तरह का। पहली बात तो ये बिल को तब लाया गया है जब हमको ये पता था ये कंसेंसस के साथ पास होगा। ये कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं थी। जो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी समुदाय से आता हो, जिस देश की महामहिम खुद एक ट्राइबल महिला हो, एक आदिवासी महिला हो, वो उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं? भाई आप अपना कैंडिडेट भूल गए क्या? जब राष्ट्रपति जी का चुनाव था तब आपने यशवंत सिन्हा जी को फील्ड किया था। क्या क्या बातें कही गई थी हमारी राष्ट्रपति के बारे में? तो अब यहां पर बैठकर दोगुली बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये मानती हूं आज इस देश की एक विक्ट्री हुई है।